तो केमिकल काइनेटिक्स को कैटलिस्ट से रिलेट करना है और अब आज की पढ़ाई करनी है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं, उस पर असर डालते हैं। उनमें से एक फैक्टर था आप लोगों का कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन कहो भाई या फिर प्रेशर कहो, राइट। ये बहुत कुछ असर डालता है। दूसरा फैक्टर होता है फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि आप लोगों का टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला फैक्टर फिलहाल हम लोग अभी पढ़ने गए हैं। पहले हम लोग कैटलिस्ट वाला फैक्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैटलिस्ट वाले वर्ड से आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया है, सरफेस केमिस्ट्री में भी बताया है। तो मेरे हिसाब से कि इस चीज़ को अब पहले अगर डील कर भी लेते हो तो उतना कोई तुम्हें बीपी हाई नहीं हो जाने वाला है। हाँ, इसके बाद लेकिन जो हम तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे जिससे एक रिएक्शन का रेट असर में आता है, वो बेसिकली आप लोगों का होगा टेम्परेचर। और उसमें जो थ्योरीज हैं, जैसे अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या फिर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोगों को देखनी होगी। खैर, अभी आज का टॉपिक हम लोगों का ये है कि टेम्परेचर को छोड़ो, कैटलिस्ट का क्या असर पड़ता है आप लोगों के रिएक्शन के रेट पर। तो कैटलिस्ट के ऊपर हम लोग डिटेल लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें उतने डिटेल लंबे चौड़े प्रवचन की नीड नहीं है। जितने चीज़ की हमें नीड है हम सिर्फ उतने टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। बाकी तो तुमने कैटलिस्ट का डिटेल ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा ही है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सरफेस केमिस्ट्री के डिटेल को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। कैटलिस्ट को हम लोग ब्रॉडली अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग सॉरी एक मिनट, सॉरी, आप अलग अलग तरीक़ों से क्लासिफाई करते हो, जैसे होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, है ना। या फिर आप इस बेसिस पे क्लासिफाई करते हो कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है कि रिएक्शन की रेट को घटा रहा है। अभी तक तुम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन से यही सुना होगा कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, बट ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट आपके पास दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है आप लोगों के पास निगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है, जो रिएक्शन की रेट को घटाने का भी काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो कैटलिस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैडम ये सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, है ना। ये क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को घटा भी सकता है। ये क्या करेगा, ये रिएक्शन की रेट को घटा भी सकता है। तो बेसिकली कैटलिस्ट को हमें डिफाइन कैसे करना चाहिए फिर। तो कैटलिस्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये बेसिकली आप लोगों का एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, ऑल्टर करता है, जो चेंज करता है। किस चीज़ को चेंज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। वो हो सकता है इंक्रीज करके भी करे, हो सकता है वो डिक्रीज करके भी करे। वो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट पर ही फोकस करना है। मतलब हम लोग किस कैटलिस्ट की बात करने वाले हैं, जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है, जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा। बट कई बार कैसा होता है कि लोग कैटलिस्ट की जो फीलिंग होती है ना, उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, मतलब गलत तरीके से सोचने लगते हैं भाई। तो तुमको कैटलिस्ट को ना गलत तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है। उसको उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। जैसे कि और क्या पॉइंट्स है कैटलिस्ट के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट जो कैटलिस्ट के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब जब भी एक रिएक्शन होती है तो उस एंटायर रिएक्शन में आपको कभी भी ज़्यादा कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 10 किलो कैटलिस्ट हम लोग डाल देंगे तो 10 किलो कैटलिस्ट डालने से वो रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत 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 तेज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ रिएक्शन जो आप लोगों का अमाउंट होता है ना कैटलिस्ट का,
वो अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम की होती है। मतलब अगर तुम ऐसा सोचोगे कि बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट में डाल लेता हूँ तो मेरी रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। रिएक्शन को थोड़े से कैटलिस्ट में भी उतनी ही रेट से जाना होगा जितना आप 10 किलो कैटलिस्ट डाल लोगे तो जिस रेट से वो जाएगी, दोनों का रेट बेसिकली सेम होता है। तो कैटलिस्ट को कभी भर के थोक के भाव नहीं डालते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का लिटिल अमाउंट में डालते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जब आपकी रिएक्शन कैसे हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो एंड ऑफ द रिएक्शन में आपका जो कैटलिस्ट होता है वो हमेशा आपको वापस से रीऑब्टेन हो जाता है। मतलब कभी भी रिएक्शन के कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्लैटिनम नामक कैटलिस्ट का उपयोग किया था तो हाय मेरा प्लैटिनम पूरा बर्बाद हो गया। वो रिएक्शन के एंड में आप किसी ना किसी तरीके से कैटलिस्ट को क्या कर सकते हो, आप वापस से रीऑब्टेन कर सकते हो। ये कैटलिस्ट को लेकर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो ऑल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना। दूसरा, वो उसकी जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है। तीसरा कि रिएक्शन के एंड में आप कैटलिस्ट को क्या कर सकते हो, वापस से रीऑब्टेन कर सकते हो। चलो और पॉइंट में आते हैं। जितने भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स होते हैं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स का मतलब एंथैल्पी की वैल्यू, है ना, आपके गिब्स एनर्जी की वैल्यू, तो कैटलिस्ट को यूज़ करने से इन थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के मान लेते हैं उसका डेल्टा एच एक्स था, तो अगर आपने कैटलिस्ट यूज़ भी कर लिया ना तो भी उसका डेल्टा एच कितना रहने वाला है, तो भी उसका डेल्टा एच एक्स ही रहेगा। अगर पहले डेल्टा जी वाई था तो रिएक्शन के बाद भी आप लोगों का मतलब रिएक्शन का जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो अभी भी कितनी रहने वाली है, आपकी डेल्टा एक्स की एक्स या फिर वाई की वाई ही रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें कैटलिस्ट के बारे में, तो और क्या हम लोग कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में खैर हमने इस पॉइंट पर ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि जो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज होती है ना किसी भी रिएक्शन की कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ऐसा होता है, तो कभी भी वो उस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को ऑल्टर नहीं करता। मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को उसमें कोई चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा, है ना। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तो ये कैटलिस्ट की कुछ खास बात है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कैटलिस्ट ज़्यादा बेटर तरीके से काम करे, है ना, तुम ये चाहते हो कि अभी मेरा कैटलिस्ट जितना जैसा काम कर रहा है उससे बेहतरीन तरीके से और काम करे, तो देखो कैटलिस्ट को यूज़ करने के वक्त हमेशा उसको स्मॉल पीसेस में यूज़ करना चाहिए। या तो उसके आप क्रश्ड फॉर्म में आप उसको यूज़ करो या फिर उसके पाउडर्ड फॉर्म में आप उसको यूज़ करो, है ना। जितना कैटलिस्ट का साइज़ छोटा होता है, ठीक है, कैटलिस्ट का जो साइज़ होता है जितना स्मॉल होता है उसके काम करने का, ठीक है, उसके जो एक्टिविटी होती है वो उसकी एक्टिविटी उतनी ही, बोलो कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा। ये वाली चीज़ खैर हम लोग ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में तो नहीं, सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों, क्योंकि कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कैटलिस्ट की सरफेस पर होती हैं। तो जो रिएक्शंस कैटलिस्ट की सरफेस पर होती है तो जितना ज़्यादा उनको सरफेस एरिया मिलेगा एड्जॉर्ब होने के लिए, है ना, वो उतने अच्छे तरीके से एड्जॉर्ब हो पाएंगी। और अगर वो उतने अच्छे तरीके से एड्जॉर्ब हो पाएंगी तो ऑब्वियस है कि रिएक्शन का जो है आगे जाने का टेंडेंसी वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए कुछ केसेस में, कुछ रिएक्शंस में आप कैटलिस्ट का जितना फाइन साइज आप यूज़ करते हो उतना आपको क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़, एक और पॉइंट कि जब हम लोग क्या करते हैं कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं
तो कैटलिस्ट स्पेशली इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। तो कैटलिस्ट जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं ना, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर डाउन करने का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलो आप लोगों के पास एक कर्व बनाने को मैंने आपसे कहा कि ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आप लोगों के पास मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं एनर्जी को और एक्स एक्सिस में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं किसको, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं यार, उस पर अपना छोटा सा ब्रेन मत चलाना। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब आप क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट में जाना है। चलो मान लेते हैं प्रोडक्ट में तुम पहुँच गए, ये तुम प्रोडक्ट में पहुँच गए, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो जैसा कि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप बेसिकली क्या कहलाता है, डेल्टा एच कहलाता है, जिसको हम लोग पढ़ते आते हैं एंथैल्पी, है ना, ये आपका डेल्टा एच होता है। और ये जो ऊपर का ये जो टॉप पॉइंट होता है, ये लेट से हम लोगों की क्या है, मान के चलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो ये एनर्जी गैप होता है ना, इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी, इस ट्रांजिशन स्टेट, ये सब के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे कोलिजन थ्योरी जब पढ़ेंगे। ये तो इतना बेसिक्स है कि जो आप 11 से जानते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम से आप इस चीज़ को जानते हो, तो इसीलिए मैं उसके आगे बस कंटिन्यू कर रही हूँ। तो क्या करता है, अगर आप कैटलिस्ट को यूज़ करो तो आपको कैसा रहता है, ये जो एनर्जी का गैप है, ये जो एनर्जी गैप है ना, ये आपका कम हो जाता है। ये वो इस एनर्जी गैप को क्या कर देता है, कम। तो एनर्जी गैप को कम करने से क्या फ़ायदा हुआ, मतलब ये की क्वांटिटी कम कर दोगे तो क्या मिलेगा। ये उसी तरीके की बातचीत है कि पहले अगर किसी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना था, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मान लेते हैं तुम लोगों को 90% लग रहे थे। अब कुछ तो हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, ठीक है, बट कुछ तो हुआ कि अब तुमको 90% के बजाय मात्र 70% उन्होंने अपना कट ऑफ कर दिया। तो अगर वो अपना कट ऑफ 70% कर देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके कॉलेज में घुस जाएंगे, है ना, उनके कॉलेजेस में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घुस जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट मिनिमम कर दो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट करने से क्या होता है, मैक्सिमम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट अपनी टॉप नॉच रखोगे कि अच्छा तेरे तो 99.99% आने चाहिए, तो फिर क्या होगा, 98 वाला भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। 99.99 वाले तो गिने चुने लोग होंगे, 100-150, बस वही 100-150 लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो होता क्या है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए जो सबसे 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 एसेंशियल चीज़ होती है वो क्या होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इस बैरियर को क्रॉस करना होता है, मतलब उन्हें चल के जाना होता है ट्रांजिशन स्टेट तक। जब वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाते हैं तब वो बड़े मज़े से खुशी खुशी डुलक के नीचे गिर जाते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट जाना आसान नहीं है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँगी कि चलो एक पहाड़ी चढ़ो, तो पहाड़ी चढ़ना आसान नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा लगता है मूवीज़ वगैरह में देखकर कि जो पहाड़ों में अपन चढ़ते हैं ना, ठीक है, ट्रैकिंग करते हैं, अरे ये तो बहुत ही आसान होता है। आसान नहीं होता है, वो भी उस इंसान के लिए जो डेली रूटीन में कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, खुद को फिट नहीं रखता है। तो ट्रैकिंग इज़ नॉट एट ऑल ईजी, उसमें पूरी नानी याद आ जाती है अच्छी खासी, ठीक है। हाँ, बात अलग है कि तुम स्टेमिना अगर अच्छा है तो अच्छी बात है। तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। मान लेते हैं तुम्हें रात के 1 बजे तुम सोए हो, कहीं तुम घूमने वूमने गए हो, तुम अच्छे से पार्टी वार्टी क्लब व्लब घूम कर आए और 1 बजे आके तुम रूम में सोए हो और 3 बजे तुम्हारी ट्रैकिंग शुरू, ठीक है, 3 बजे तुम्हारी ट्रैकिंग शुरू। क्यों? क्योंकि पहाड़ों के टॉप पे चढ़कर वहाँ से उगता हुआ सूरज देखना है, तो भैया 6 बजे तक तो पहाड़ी चढ़ना ही पड़ेगा। तो 3 बजे तुम्हारी ट्रैकिंग शुरू। अब क्या है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। ऐसे में अगर कोई तुमसे बोलेगा चढ़ो पहाड़, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, तुम नहीं चढ़ पाओगे।
माइट भी कुछ लोग हो सकते हैं जो चढ़ जाए भाई, प्रोबेबली एक नॉर्मल इंसान तो नहीं चढ़ पाएगा, या फिर आधा चढ़ पाएगा, या 75% चढ़ पाएगा, जो भी है, ठीक है, जो भी है, बराबर ये इस तरीके की हरकत होगी, क्योंकि एनर्जी नहीं है ना। पता चले कि तुम यहाँ तक चढ़ गए और इसके बाद तुम ढुलक गए, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, वो जो बैरियर है पहाड़ी चढ़ने का, ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने का, वो हम क्रॉस नहीं कर पाए। अगर हम बैरियर ही क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या खाक प्रोडक्ट बनाओगे? तो इसीलिए अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा, उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। और वो बैरियर कैसे क्रॉस होगा? वो बैरियर एनर्जी के वाया क्रॉस होगा। अब वो एनर्जी कितनी चाहिए? मान लो 2000 जूल चाहिए। तो बेचारे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है ना, वो डरे सहमे रहते हैं, अरे यार हमारे पास तो इतनी रिएक्टेंट की एनर्जी नहीं है, छोड़ो जाने दो, हम तो बैरियर कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, वो ये सोचते हैं। तो कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ही जा पाते हैं, ज़्यादा जा ही नहीं पाते, तो प्रोडक्ट भी आपका कम बनता है, या फिर मैं कहूँ कम रेट से बनता है। परंतु अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी हो गई, ऐसी, मतलब अब आपकी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आ चुकी है, अब आपको सिर्फ इतना अमाउंट की एनर्जी चाहिए, सिर्फ इतनी अमाउंट की, E A'। तो बोलो क्या होगा? तो ये होगा कि आप आसानी से उस बैरियर को क्रॉस कर पाओगे। अगर आप आसानी से उस बैरियर को क्रॉस कर पाओगे तो ज़्यादा लोग उसके अंदर घुस पाएंगे, और अगर ज़्यादा लोग उसके अंदर घुस पाएंगे तो ज़्यादा रिएक्शन का रेट ज़्यादा अच्छा होगा। सो इनडायरेक्टली कैटलिस्ट यही करता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बोलो क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को बाबा जी कर देते हैं बोलो कम, ताकि नो मोर 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 नंबर के क्या कर सके, आपके रिएक्टेंट क्या कर सके बोलो, उस बैरियर को क्रॉस कर सके। ज़्यादा रिएक्टेंट क्रॉस करेंगे तो बताओ क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टेंट के क्रॉस करने से आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, रिएक्शन का रेट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ख़त्म। तो यही काम तुम्हारा बेसिकली कैटलिस्ट करता है, ठीक है। कैटलिस्ट के आ जाने की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, वो रिएक्शन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई मतलब आप लोगों के जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जा रही थी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल रिएक्शन की भी होती है, और रिएक्टेंट की भी होती है, और प्रोडक्ट की भी होती है, ठीक है। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ रिएक्शन की हो ऐसा नहीं होता। फिलहाल अभी तक तो तुमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है ना कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है, राइट, उतना ही पढ़े हो तुमने, और क्या पढ़े हो? और तो कुछ तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। बट एक्टिवेशन एनर्जी को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक डिफाइन करते हैं हम रिएक्टेंट के टर्म्स में, और एक डिफाइन करते हैं हम प्रोडक्ट्स के टर्म में। मैडम रिएक्टेंट के टर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट के टर्म में क्या होता है, ये हमको नहीं पता, हमने तो आज तक सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में सुना था। तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, वो आगे की क्लासेस में सीख लोगे। तो चाहे आप रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करो, या चाहे आप प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करो, वो दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को बोलो क्या कर देता है, कम कर देता है। और कम करता तो है भाई, साथ ही साथ में इक्वल अमाउंट से कम करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये तुम लोगों की हेल्प कर सकता है, ठीक है। कई बार ये तुम लोगों की क्या करेगा, हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, कि क्या करता है, इक्वल अमाउंट से ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इक्वल अमाउंट से। इक्वल अमाउंट से का मतलब, अगर मान लेते हैं पहले रिएक्टेंट के तरफ की एक्टिवेशन एनर्जी थी 200, तो अब कितनी होगी, मान लेते हैं 100, तो कितने से कम किया उसने, 100 से कम किया। मान लो प्रोडक्ट के तरफ की एक्टिवेशन एनर्जी थी 300, तो उसको भी वो 100 से ही कम करेगा, यानी कि कितना कर देगा, 200 कर देगा। ऐसा नहीं होता एक को अलग, एक को अलग, तीसरे को अलग, चौथे को अलग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जब हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, ये अल्टरनेट, और या फिर मैं कहूँ ऑल्टरनेट पाथवे ये डिज़ाइन करता है, ये एक दूसरा रास्ता सोचता है, पाथवे ये डिज़ाइन करता है। किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करता है, फॉर रिएक्शन, ये एक दूसरा पाथवे डिज़ाइन करता है। मतलब वो क्या बोलता है, अच्छा इस रास्ते से जाऊंगा तो इतनी एनर्जी लग रही है,
चलो कोई एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं, दूसरे तरीके से काम करते हैं ताकि एनर्जी कैसी लगे, मिनिमम लगे, ताकि एनर्जी कैसी लगे, मिनिमम लगे। वो ये काम करता है, ऑल्टरनेट पाथवे डिज़ाइन करता है। एक अल्टरनेट पाथ से वो क्या करता है, रिएक्शन को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं, इमेजिन करिए आप चाहते हो कि कैटलिस्ट जो काम कर रहा था, कैटलिस्ट जो काम कर रहा था, क्या कर रहा था कि फटाफट रिएक्शन के रेट को वो आगे कर दे रहा था, और रिएक्शन के रेट को आगे कर देने से बोलो क्या हो रहा था, आप जल्दी से अपने प्रोडक्ट के पास लेट से पहुंच पा रहे थे। तो आपके दिमाग में ख्याल आता है, अरे यार मेरे को कैटलिस्ट नहीं डालना, चलो एक काम करते हैं बिना कैटलिस्ट डाले, ठीक है, क्या मैं रिएक्शन की रेट को कैटलिस्ट के जैसे कर सकता हूँ। जैसे कई लोगों के दिमाग में ख्याल आता है ना, क्या मैं बिना मेहनत किए वो पर्टिकुलर पैकेज और सैलरी अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं बिना मेहनत किए इतना बड़ा बंगला बना सकता हूँ। मतलब मेहनत करने वाले जो करते हैं बेसिकली कोई दूसरा इंसान बिना मेहनत किए करना चाहता है। तो वैसे ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आया, काश मैं भी क्या कर सकूँ बिना मेहनत किए, वो जो कैटलिस्ट कर रहा था ना रिएक्शन की रेट को इंक्रीज, क्या मैं भी कर सकता हूँ, ये ख्याल आता है। तो हाँ भाई, इसका जवाब है हाँ। अगर कोई बोलेगा क्या मैं बिना मेहनत किए पैसे कमा सकता हूँ, तो बोलोगे हाँ भाई हाँ जवाब है। वो बोलेगा क्या क्या बता मुझे तरीका, तो बोलना सपने में, है ना, मुंगेरी लाल और उसके सपने बराबर, तो वही सपने में तू कमा, सपने में तू बंगले बना, राजमहल बना। तो वैसे ही है, क्या आप बिना कैटलिस्ट को यूज़ करके आप पाथवे चेंज कर सकते हो, क्या आप कम एक्टिवेशन एनर्जी में काम करवा सकते हो। तो आंसर इज यस। ठीक है, जो काम कैटलिस्ट करता है वो काम टेम्परेचर भी कर सकता है। ठीक है, वो काम टेम्परेचर भी कर सकता है, मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हो, रेट को इंक्रीज कर सकते हो। और आप अगर कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो कैटलिस्ट के ऐड करने से भी आप रेट को इंक्रीज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी किसी रिएक्शन की जो टेम्परेचर डिमांड होती है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा होती है, हमारी औकात की नहीं होती, या फिर बहुत बेकार होता है उस टेम्परेचर तक पहुंच पाना, है ना, वो पॉसिबल नहीं होता हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट के पास जाते हैं कि कैटलिस्ट भैया हमारे मदद करो। तो कैटलिस्ट बिना टेम्परेचर ज़्यादा करवाए भी क्या कर लेता है, हम लोगों से रिएक्शन को फटाफट 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 क्या करवा लेता है, आप लोगों का कंडक्ट करवा लेता है। बट स्टिल अगर किसी का डाउट ये है कि मैडम मान लेते हैं कैटलिस्ट जब मैं यूज़ करता था, तो कैटलिस्ट जब मैं यूज़ करता था तब मुझको इतना टेम्परेचर पे मेरी रिएक्शन हो जाती थी इस रेट से। अब आप एक मुझे बात बताओ कि मुझे कैटलिस्ट यूज़ नहीं करना है, बिना कैटलिस्ट के मेरे को इसी रेट से रिएक्शन चाहिए, तो बताओ मैं कितना टेम्परेचर रखूँ। क्या है बात, समझ लो, मतलब मेरा डाउट, क्वेश्चनिंग डाउट मेरा क्या है कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है ROR, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या हो रहा है बताओ, ये कितना है, T1 है ना। तो अगर मान लेते हैं इफ़ वी हैव नॉट यूज कैटलिस्ट, इफ़ देयर वॉज नो कैटलिस्ट, ठीक है, इफ़ देयर वॉज नो कैटलिस्ट, तो ऐसे केस में आप मुझे बताइए कि आप टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे, ठीक है, सो दैट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको विद कैटलिस्ट अचीव हो रही थी वही रेट ऑफ रिएक्शन आपको विदाउट कैटलिस्ट भी अचीव हो। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैं बता दे रही हूँ, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा डिमांड होती है भैया इस क्वेश्चन की। तो ये पर्टिकुलर चीज़ का जवाब क्या है, इसका जवाब है ये फॉर्मूला EA1 या फिर मेरे को EAW मतलब EAC अपॉन में TC, EAWC अपॉन में TWC, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जब कैटलिस्ट था और उस वक्त का टेम्परेचर इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी जब कैटलिस्ट नहीं था अपॉन में उस वक्त नहीं होने वाला उसका टेम्परेचर। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लोगों को कैसे मिला, कब आया, जब हम आगे अरेनियस थ्योरी पढ़ेंगे ना, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, तब इस पे बातचीत करेंगे। ठीक है, बस बाकी और तो कोई चीज़ थी नहीं, बाकी तो जितना भी कैटलिस्ट के ऊपर का ज्ञान है हम ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री में ले चुके हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के लिए खैर कैटलिस्ट का इतना ज्ञान काफ़ी है। तो इस चीज़ को फ़िलहाल यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे का काम अब हम कल कंटिन्यू करेंगे।